इतिहास ये सिर्फ तारीखों और युद्धों का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, ये तो किसी भी सभ्यता की आत्मा की कहानी होती है, उसका महाकाव्य। ये कहानी है संघर्ष की, हैरान कर देने वाली उपलब्धियों की और एक ऐसी विरासत की जो कभी मिट नहीं सकती। तो आज हम सब मिलकर भारत के उसी शानदार अतीत के पन्नों को पलटते हैं। चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हर कदम पर हमें हैरानी भी होगी और गर्व भी। हजारों साल, अनगिनत साम्राज्य। तो सवाल ये है कि आखिर भारत की इस महानता की कहानी शुरू कहाँ से होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाता है, उस जमीन की कहानी की तरफ जिसने दुनिया को सिर्फ मसाले और रेशम नहीं दिए, बल्कि ज्ञान, फलसफा और संस्कृति की एक ऐसी देन दी जो अनमोल है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं ठीक उसी जगह से जहां भारत की महानता की पहली ईंट रखी गई थी। तो हमारी कहानी का सबसे पहला पड़ाव हमें ले जाता है हजारों साल पीछे, सीधे कांस्य युग में। सोचिए, उस दौर में जब भारतीय उपमहाद्वीप की उपजाऊ जमीन पर एक बहुत बड़ी और महान सभ्यता बस जन्म ले ही रही थी। और ये कोई ऐसी वैसी कोई साधारण शुरुआत नहीं थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ये उस दौर की मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं के बराबर खड़ी थी। सोचिए, एक ऐसी शहरी संस्कृति जहां शहर पूरी प्लानिंग के साथ बसाए गए थे, पानी की निकासी का सिस्टम कमाल का था और व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। सच कहूं तो भारत की कहानी की इससे शानदार शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों और जनपदों में बंट गया। लेकिन फिर इतिहास ने एक और करवट ली। एक ऐसा दौर आया जब पहली बार इस विशाल भूमि को एक झंडे के नीचे लाया गया। ये वो दौर था जब बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए और साथ ही नए क्रांतिकारी विचार भी पनप रहे थे। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम था मौर्य साम्राज्य। चाणक्य जैसे जीनियस रणनीतिकार की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी। जरा इसका फैलाव तो देखिए। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण भारत के किनारों तक और पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। ये अखंड भारत की पहली जीती जागती एक मजबूत तस्वीर थी। लेकिन मौर्य काल का मतलब सिर्फ जमीन जीतना और राजनीतिक एकता ही नहीं था। अरे, उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी सड़कें बनाई जो उस जमाने की ट्रेड की लाइफलाइन थीं। फिर सम्राट अशोक आए, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और शांति का संदेश बौद्ध धर्म के रूप में पूरी दुनिया में फैलाया। और हाँ, चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र, वो तो आज भी गवर्नेंस और डिप्लोमेसी की एक बेमिसाल किताब मानी जाती है। अब मौर्य साम्राज्य के बाद फिर से कई छोटे बड़े राज्य बने, लेकिन फिर एक ऐसा वंश सामने आया जिसने भारत को कल्चर और ज्ञान की दुनिया में एकदम बुलंदी पर पहुंचा दिया। और इसी दौर को इतिहास में भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। ये दौर था ही कमाल की प्रतिभाओं का। मतलब ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो ज्ञान के वो सितारे हैं जिनकी रोशनी आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। सोचिए, एक तरफ कालिदास जैसे महाकवि जिनकी लिखी बातों में एहसास जिंदा हो जाते हैं, तो दूसरी तरफ आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। इस दौर ने भारत को दिमागी तौर पर बहुत बहुत अमीर बनाया। और इन्हीं महान लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर फील्ड में तरक्की हो रही थी। देखिए ना, आर्यभट्ट ने शून्य यानी जीरो के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, डेसिमल सिस्टम को एक नई दिशा दी। कालिदास के नाटकों ने लिटरेचर को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां, वो तो पूरी दुनिया में घूम आई और आज भी हमें अच्छी बुरी बातें सिखाती हैं। सच में ये वाकई एक स्वर्ण युग था। लेकिन ये कहानी इस स्वर्ण युग के बाद भी रुकी नहीं। भारत में कला, आर्किटेक्चर और ज्ञान का ये सिलसिला लगातार चलता रहा। आप चलिए जरा उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं, जहां कई और ताकतवर राजवंशों ने इस विरासत को और भी शानदार बना दिया। जैसे कि चालुक्य वंश। इन्होंने मंदिर बनाने का एक बिल्कुल नया स्टाइल शुरू किया, जिसे वैसर शैली कहते हैं। इसमें कमाल की बात यह है कि उत्तर और दक्षिण के आर्किटेक्चर स्टाइल का एक खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। और फिर आते हैं राष्ट्रकूट और उनका वो कारनामा जिसकी कोई मिसाल नहीं। सोचिए, सिर्फ एक ही पहाड़ को काटकर दुनिया का सबसे बड़ा अखंड मंदिर कैलाश मंदिर बना दिया गया।
ये इंडियन आर्किटेक्चर का एक ऐसा शाहकार है जिसे देखकर आज भी बड़े बड़े इंजीनियर और आर्टिस्ट हैरान रह जाते हैं। और फिर विजयनगर साम्राज्य, इसकी राजधानी हम्पी के खंडर आज भी अपनी शान और शौकत की कहानी सुनाते हैं। ये कला, साहित्य और व्यापार का इतना बड़ा सेंटर था कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते थे। तो हजारों सालों के इस लंबे सफर के बाद हमारे हाथ क्या लगता है? क्या ये सिर्फ साम्राज्यों के बनने और बिखरने की कहानी है? नहीं, ये एक ऐसी विरासत की कहानी है जो सरहदों को लांघकर दूर दूर तक फैली, जिसने दुनिया को एक नया आकार दिया और इंसानियत को हमेशा प्रेरणा दी। इसी कॉन्सेप्ट को ग्रेटर इंडिया या सांस्कृतिक भारत भी कहते हैं। मतलब ये इस बात का सबूत है कि भारत का असर सिर्फ उसकी अपनी ज़मीनी सरहदों तक ही नहीं था। दक्षिण पूर्व एशिया के मंदिरों को देख लीजिए या फिर मध्य एशिया के व्यापार के रास्तों को, हर जगह भारतीय संस्कृति, धर्म और फलसफे ने अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, ज्ञान, सहिष्णुता, कला और इनोवेशन की यह जो इतनी बड़ी विरासत है जिसने न जाने कितनी सभ्यताओं को राह दिखाई, वो आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है। ये विरासत हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारा आने वाला कल कितना रोशन हो सकता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।